हेलो बेटा, कैसे आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। चलो भाई आज का गाना शुरू करते हैं। क्या है ना, हम लोगों को आज पढ़ना है क्लास 10th में ओम्स लॉ। पहले देखो ओम्स लॉ क्या होता है, हम ज़्यादा एक्सप्लेन ना करते हैं, सीधे टॉपिक को देखते हैं। देखो ओम्स लॉ की एक नॉर्मल डेफिनेशन होती है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, एट कांस्टेंट फिजिकल क्वांटिटी एट, अच्छा छोटा छोटा लिख रहा हूँ, कुछ लोग को नहीं दिख रहा होगा, एट कांस्टेंट पीवीटी प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर। ठीक है, कोई भी कंडक्टर है हमारे पास। कंडक्टर क्या होता है, तीन तरीके के ऑब्जेक्ट होते हैं ना। पहला होता है कंडक्टर, दूसरा होता है इंसुलेटर, तीसरा होता है सेमीकंडक्टर। ओम्स नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस तीनों के बीच में रिलेशन बताया। उन्होंने बताया किसी कंडक्टर में अगर हम करंट फ्लो करेंगे तो उसका वोल्टेज कंटिन्यू इंक्रीज करेगा, करंट को कम करेंगे तो वोल्टेज कम होगा, करंट को बढ़ाएंगे तो वोल्टेज बढ़ेगा। ऐसे एक्सप्रेशंस उन्होंने बताया था कंडक्टर के साथ रिलेट करके। कंडक्टर क्या होता है, जिसमें आसानी से करंट फ्लो हो सकता है। अभी कैसे हो सकता है, क्यों हो सकता है, इस बारे में थोड़ा आगे हम बात करेंगे। इसमें आसानी से करंट फ्लो हो जाए वो क्या है, कंडक्टर। जिसमें करंट ना फ्लो हो वो इंसुलेटर, जिसमें फ्लो भी हो और ना भी फ्लो हो, टेम्परेचर बढ़ाने पे घटाने पे फ्लो हो, फिर ना फ्लो हो उन्हें बोलेंगे इंसुलेटर। फॉर एग्जांपल आप क्या हो, कंडक्टर, मैं क्या हूँ, कंडक्टर। ऐसे कोई भी ऑब्जेक्ट जिसमें करंट फ्लो हो सकता है, चार्ज फ्लो हो सकता है, वो क्या है, कंडक्टर। जिसमें नहीं फ्लो हो सकता वो क्या है, दीवार हो गया, वॉल हो गया, दूर हो गया, व्हाइट बोर्ड हो गया, मार्कर हो गया, सब क्या है, इंसुलेटर। तो कंडक्टर का मतलब, हमारा मतलब इससे कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें आराम से करंट फ्लो हो सकता है। यहाँ पर हम सर्किट ले सकते हैं। अगर किसी कंडक्टर के तीन चीजें ना हम चेंज करें, कांस्टेंट का मतलब चेंज ना करें। P फॉर क्या होता है, प्रेशर, P फॉर प्रेशर, ना समझना तो लिख भी सकते हो आप, और V फॉर वॉल्यूम, T फॉर टेम्परेचर। ठीक है, एट फिजिकल कांस्टेंट एंड फिजिकल एट कांस्टेंट फिजिकल क्वांटिटी, कौन कौन सी, पीवीटी प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर, द करंट flowing through any circuit is directly proportional to voltage। ठीक, देखो क्या बताता है, I is directly proportional to V। ठीक, या V is directly proportional to I। इतनी बात क्लियर? या कहीं कहीं पे ऐसे भी लिखा होता है, the given voltage for any conductor is directly proportional to the flowing through the current। तो आप एक नॉर्मल डेफिनेशन लर्न कर सकते हैं। ये तो सॉरी वोल्टेज है, ये तो नॉर्मल हर जगह अवेलेबल होती है। देखो वोल्टेज हमेशा किसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, करंट के। मतलब करंट बढ़ाने पे क्या बढ़ेगा, वोल्टेज, या वोल्टेज बढ़ाने पे क्या बढ़ेगा, करंट। ठीक, ये साइन हटाएंगे तो इसे क्या लिखेंगे, V इज इक्वल टू आई आर। ठीक, यहाँ पर R को सबसे पहले बोला गया था, कौन सा लॉ है, ओम लॉ। इसको क्या बोला गया था, ओम कांस्टेंट। लेकिन फिर बाद में इसका नाम रखा गया रेजिस्टेंस। क्या नाम रखा गया, रेजिस्टेंस, जिसकी यूनिट क्या होती है, ओम। आप समझो यहाँ पर V क्या है, वोल्टेज, I क्या है, करंट, R क्या है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या काम करता है ये तुम ध्यान से समझो। पहले तुम इसको ध्यान से समझो, फिर इसको ध्यान से समझो। जैसे मान लो, ये पर नोट कर लो ऊपर का। जैसे मान लो हमारे पास ये कोई कंडक्टर है, ये हमने यहाँ एक बैटरी लगाई, स्विच ऑन किया। जैसे स्विच ऑन करोगे वैसे कंडक्टर खराब जाएगा। मान लो कोई बल्ब है आपके पास, बल्ब, तुमने इसको डायरेक्ट बैटरी से जोड़ा। फॉर एग्जांपल कोई तार लगाओ, छोटा सा तार लगाओ, तुम छोटे छोटे दो तार लगा दो, ठीक है, और बल्ब को तुम डायरेक्ट किसी बहुत हाई वोल्टेज बैटरी से जोड़ दो, तुरंत वो ब्लास्ट हो जाएगा। ध्यान से समझना, जैसे तुमने करंट दिया उसको तुरंत वोल्टेज मिला, लेकिन जो वोल्टेज डायरेक्ट मिला उसने करंट को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट नहीं किया, वो कर ही नहीं पाया, उसको टाइम ही नहीं मिला करने का, क्योंकि लगातार करंट फ्लो हुआ, खट देगा, फट देकर निपटा दिया। तो क्या करना पड़ेगा आपको, जब कहीं करंट फ्लो होगा, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल है कि ये मेरे पास एक बल्ब है, एज्यूम करो ये एक बल्ब है। इस बल्ब को 5 एम्पीयर का करंट चाहिए, यहाँ से 5 एम्पीयर का करंट निकला,
5 यहाँ पहुंच गया, ये 5 एम्पीयर करंट ले रहा है। अब इससे इलेक्ट्रिक एनर्जी को मतलब करंट को लाइट एनर्जी में मतलब लाइट में कन्वर्ट करने में कुछ टाइम लेगा, 1 सेकंड लेगा। अगर मान लो 5 एम्पीयर करंट चटाचट फटाफट 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 पहुंचता चला जा रहा है, इसके पास एक बार क्या 2 बार क्या 3 बार क्या कितना हो गया 25 एम्पीयर। इसको जरूरत कितने की थी 5 एम्पीयर की। अब ये 5 एम्पीयर को कन्वर्ट नहीं कर पाया, 25 एम्पीयर करंट पहुंच गया तो ये ब्लास्ट होगा ना, तो ये कैसे काम करेगा? तो बीच में क्या लगा देते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या करता है करंट के पाथ को गड़बड़ कर देता है, मतलब खुरदरा, मतलब ऐसा समझो तुम कि करंट के पाथ में रुकावट उत्पन्न कर देता है, करंट को रोक लेता है, उसकी स्पीड को कम कर देता है। तो मान लो यहाँ 5 एम्पीयर का करंट गया, यहाँ से जा रहा है, जब तक अगला 5 एम्पीयर करंट इसके तक पहुंचेगा, क्योंकि रोड क्या है खराब है, जब तक अगला 5 एम्पीयर करंट पहुंचेगा तब तक ये उस 5 एम्पीयर करंट की वैल्यू को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर चुका होगा। ठीक है, इसी को हम क्या नाम दिए रेजिस्टेंस, इसीलिए इसको बीच में लाया गया। इसे एक्चुअली में आप ऐसे भी लिख सकते हो V इज इक्वल टू RI, ये दोनों के बीच में आ रहा है, वोल्टेज और करंट के बीच में। ठीक, इसका काम होता है। अच्छा, नहीं समझ में आया? जैसे मान लो कहीं पर चेकिंग हो रही है, चेकिंग, मान लो कोई मॉल है, वहाँ बहुत सारे लोग जा रहे हैं, वहाँ एक बहुत बड़ा सा गेट है, गेट पे लोग निकल रहे हैं, तो मशीन लगी चू 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 वाली, वो चेक कर रही है। मान लो क्या हुआ कि वहाँ पर देखो ध्यान से लोग लगे होते, कभी आप जाइए मेट्रो स्टेशन वगैरह पे, लोग एक रॉड टाइप में लेके जैसे चेक किया करते हैं ना। अब वहाँ पे एक आदमी गया, उन्होंने ऐसे से चेक किया, भेज दिया, एक फिर गया चेक किया, फिर भेज दिया, एक गया चेक किया, फिर भेज दिया। ठीक, मान लो 500-600 आदमी एक साथ आ जाए, तो क्या सबको चेक कर पाएंगे एक साथ? वो एक ही टाइम पे, मतलब टाइम लगेगा ना, एक इसलिए लाइन लगती है, लाइन लग के लोग जाते हैं, इसीलिए वो गेट छोटा सा बना होता है। बहुत बड़ा गेट हो तो क्या हो, एक साथ सब भर 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 चले जाएं, वो चेक ना कर पाए। एक छोटा सा गेट बना, एक लोग पास हुए, उनकी चेकिंग हो गई, फिर अगला गया, एक गया, ऐसे करंट की कहानी है। यहाँ पर थोड़े करंट आएंगे तो वो पास हो जाएंगे, फिर अगला करंट आएगा, फिर अगला करंट आएगा। अगर एक साथ करंट आगे गए तो करंट इलेक्ट्रिक एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, हम बोल सकते हैं द अपोज इन द पाथ ऑफ द करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। जो पाथ के करंट के पाथ में, करंट के रास्ते में अपोज रुकावट उत्पन्न करे, उसका क्या नाम होगा रेजिस्टेंस। ठीक है, आप क्या लिख सकते हो द अपोज, या रेसिस्ट भी बोलते हैं इसको, रेसिस्ट, द अपोज और रेसिस्ट इन द पाथ ऑफ current is called resistance। इसको डिनोट किससे करते हैं, इसको डिनोटेड बाय किससे, R से। इसकी यूनिट क्या होती है ओम, ओम का सिंबल क्या होता है ऐसे। इतनी बात समझ में नहीं समझ में आई? दोबारा से फिर समझो, ओम्स लॉ क्या होता है, किसी भी कंडक्टर में जब हम करंट को इंक्रीज करते हैं तो वोल्टेज बढ़ जाता है, करंट को घटा देते हैं तो वोल्टेज घट जाता है। इसी करंट और वोल्टेज के रिलेशन को क्या बोलते हैं ओम्स लॉ। ठीक, अब देखो ओम्स लॉ, अब अचानक हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट को करंट दिया तो सीधे वोल्टेज वोल्टेज बढ़ाया, करंट बढ़ गया, वोल्टेज बढ़ा करंट बढ़ा। तो अगर वोल्टेज अचानक करंट से किसी भी एनर्जी में कन्वर्जन ना हो पाए, क्योंकि समय कम मिलता है, तो बीच में एक अपोज लगाता है, एक रुकावट लगाते हैं, करंट की स्पीड को कम कर देता है, इसको क्या बोलते हैं रेजिस्टेंस बोलते हैं। रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट की स्पीड को कम कर देता है, मतलब करंट की वैल्यू को धीमे धीमे। करंट क्या होता है, चार्ज का फ्लो करना क्या कहलाता है, करंट जब चार्ज फ्लो करेगा रास्ते में, रोड खराब होगी तो धीमे धीमे फ्लो करेगा, तो करंट आसानी से पहुंचेगा, और वहां पहुंचा हुआ करंट किसी काम में यूज हो जाएगा, फिर अगला वाला करंट जाएगा। ठीक, अभी देखो इतनी बात समझ में आई। अब एक बात समझ में और नहीं आई, पहले यहाँ से कुछ फॉर्मूले बना लेते हैं। देखो कौन कौन सा फॉर्मूला बनेगा। यहाँ से देखो आपको V निकालना होगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, V इज इक्वल टू I R। ठीक है, अब आपको I निकालना है, देखो क्या निकालना है I, तो I इज इक्वल टू V अपान R। देखो ये I, ये V R, देखो अपान में है ना दोनों। फिर आपको R निकालना है, R, तो R को छोड़ दो, ये निकालना है,
इन दोनों का अपान ले लो, v अपान आई। देखो ऊपर कौन है, बार बार देखो, तुमने i निकाला तो v अपान r, v ऊपर r नीचे, r निकाला तो v अपान i, v ऊपर i नीचे, तीन फार्मूले बन गए। इतनी बात समझ में आई। अब एक बात और आती है कि हम कैसे जाने कि रेजिस्टेंस कब बढ़ेगा कब घटेगा। वोल्टेज करंट तो हम जान गए कि वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा, वोल्टेज घटाएंगे तो करंट घटेगा। तो क्या वोल्टेज और करंट के घटाने पर रेजिस्टेंस भी घटेगा बढ़ेगा? मेरी बात नहीं समझ में आ रही है। क्या हम जब जब करंट बढ़ाएंगे तब तब रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा? भाई मान लो हमने रोड बनाई, ये पक्का तो है नहीं कि रोड बनाने के बाद हर जगह ब्रेकर बनेंगे, जितनी लंबी रोड उतना लंबा ब्रेकर, ऐसा तो कहानी बनेगी नहीं। तो जब करंट और रेजिस्टेंस, करंट और वोल्टेज बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस, देखो क्या लिखें इसको, ऐसे बोलते हैं डिपेंडेंसी। आप लिख लीजिए डिपेंडेंसी अपॉन, या कभी कभी ऐसे लिखते हैं फैक्टर्स एट विच डिपेंड रेजिस्टेंस। वे फैक्टर जिन पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, कौन कौन से? तीन चार फैक्टर होते हैं। पहला, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, लेंथ के बढ़ने पर R बढ़ेगा, लेंथ के घटने पर R घटेगा। दूसरा, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A। हमने इनवर्सली डायरेक्टली में आपको एक रिलेशन बताया था, मैंने कहा था अगर RHS, इधर वाले को क्या बोलते हैं RHS, अगर RHS की वैल्यू अपान में नहीं है तो इस साइन को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पढ़ेंगे। अगर RHS की वैल्यू 1/, में है तो इस साइन को इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पढ़ेंगे। ठीक। अब और तीसरा किस पे डिपेंड करता है? देखो लेंथ बढ़ाने पे R बढ़ेगा, लेंथ घटाने पर R घटेगा। एरिया बढ़ाने पर रेजिस्टेंस घटेगा, एरिया घटाने पर रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ऐसे समझो, मान लो कोई रोड है, रोड जितनी लंबी होगी ब्रेकर आपको उतनी बार लगाना पड़ेगा। जहाँ जहाँ स्कूल होगा, जहाँ जहाँ गांव मिलेंगे, जहाँ जहाँ रेलवे स्टेशन होगा, वहाँ आपको ब्रेकर पड़ेगा। इतनी लंबी रोड थी, देखो पहले एक ब्रेकर था, रोड की लंबाई और बढ़ाई हमने, ब्रेकर और बढ़ाया। अब मान लो रोड को हम चौड़ा कर दें, कभी आप ध्यान से देखिए, जहाँ पर रोड चौड़ी होती है वहाँ जब रोड के बीच में ब्रेकर होता है तो लोग क्या करते हैं, किनारे से गाड़ी निकाल लेते हैं। तो अगर चौड़ाई बढ़ जाएगी तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर चौड़ाई घट गई मतलब एरिया घट गया, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये घटा तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ा तो ये घटेगा। अच्छा, इसके बाद देखो इन दोनों को आपस में मिला देंगे। एक और, मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, जितना अच्छा कंडक्टर उतना अच्छा रेजिस्टेंस। अगर मटेरियल अच्छा रेजिस्टेंस अच्छा, मटेरियल खराब रेजिस्टेंस खराब। ठीक। तीसरा, टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल, टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल, चार चीजों पर रेजिस्टेंस बढ़ता है। टेम्परेचर के बढ़ाने पर रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। यहाँ आप लिख सकते हो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। टेम्परेचर के बढ़ाने पर रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। टेम्परेचर के घटाने पर क्या होगा, घटेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? देखो यहाँ पर मटेरियल जैसा है, जितना अच्छा मटेरियल उतना अच्छा रेजिस्टेंस। इन दोनों को आपस में मिलाते हैं, इन दोनों को तो क्या बनाएंगे, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L/A। इसको हटाएंगे, यहाँ से एक साइन लगेगा, R इज इक्वल टू रो इनटू L/A। ये मामला बना, देखो ध्यान से। यहाँ पर रो को क्या बोलेंगे, रेसिस्टिविटी। यहाँ पर तो रो एक कांस्टेंट है, लेकिन अभी रो को आप क्या बोल सकते हैं, एक दूसरे नाम के हिसाब से रेसिस्टिविटी, या कहीं कहीं पे इसी को बोलते हैं स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस क्या क्या बोलते हैं, एक रेसिस्टिविटी बोलते हैं, एक स्पेसिफिक रेसिस्टेंस बोलते हैं। पहला क्या बोलते हैं, रेसिस्टिविटी, दूसरा क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। इतनी बात क्लियर हो गई, नहीं आई? अच्छा, और कुछ बातें समझो, इसे रफ करें, जल्दी नोट कर लो, पॉज करके फिर रफ करते हैं। ठीक है, चलो रफ करते हैं। देखो अब यहां से एक फॉर्मूला और बना, R इज इक्वल टू रो इंटू L/A। अब ये जो P दिख रहा है टेढ़ा टेढ़ा ना, इसको रो बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं,
RHO रो। ठीक है, अब समझो ध्यान से, यहाँ पर रो को क्या बोलेंगे, अभी आपने लिखा रेसिस्टिविटी बोलेंगे या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस बोलेंगे, या तो रेसिस्टिविटी या तो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। आप समझो रो क्या है। रो देखो आर क्या था, पाथ की रुकावट थी, करंट के पाथ में रुकावट। रो क्या है, मटेरियल की प्रॉपर्टी। कौन सी मटेरियल, मटेरियल की प्रॉपर्टी। आर प्रॉपर्टी नहीं है, आर नेचर, यहाँ पर प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है, ये कैसी प्रॉपर्टी है, कंडक्टिंग डिपेंड प्रॉपर्टी, मटेरियल डिपेंडेंटिंग प्रॉपर्टी है, ऐसी प्रॉपर्टी जो मटेरियल पे डिपेंड करती है। ये क्या होता है, जैसे मान लो तुमने ऐसे समझो तो मामले को, जैसे मैं ज्यादा खाता हूं, मैं ज्यादा खाता हूं तो मैं ज्यादा खाऊंगा। देखो ज्यादा खाता हूं क्या हो गया, आर, ज्यादा खाऊंगा क्या हो गया, रेसिस्टिविटी। जैसे मैं बहुत पढ़ता हूं तो बहुत पढ़ूंगा, तो बहुत पढ़ता हूं आर, बहुत पढ़ूंगा रो। नहीं बात समझ में आई। जैसे जिस ऑब्जेक्ट की रेसिस्टिविटी ज्यादा होगी, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, उसकी रेसिस्टिविटी भी ज्यादा होगी। जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसकी रेसिस्टिविटी कम होगी। जैसे देखो तो मामले को समझाते थोड़ा अच्छे से, देखो इन दोनों में रिलेशन पहले पढ़ लो। ठीक है, जहां जहां पर रेसिस्टेंस ज्यादा होगा वहां पर रेसिस्टिविटी ज्यादा होगी, लेकिन वहां पर करंट क्या होगा, कम होगा, क्योंकि रेसिस्टेंस रेसिस्टिविटी दोनों क्या करेंगे। देखो रेसिस्टेंस का काम क्या है, करंट को रोकना, ये करंट को रोकता है और ये करंट को रोकेगा। ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, मटेरियल की प्रॉपर्टी समझो तो ध्यान से। जैसे सड़क बनी है और सड़क पे ब्रेकर बना है, ध्यान से समझो। सड़क क्या है, सड़क है, सड़क पे क्या बना है, ब्रेकर बना है। ब्रेकर क्या है, रेसिस्टेंस। ब्रेकर क्या है, रेसिस्टेंस। क्या है, रेसिस्टेंस। लेकिन रोड के साथ ब्रेकर को जान दो, ब्रेकर कहाँ है, रोड पर। ब्रेकर क्या है, केवल ब्रेकर, रेसिस्टेंस। लेकिन ब्रेकर कहाँ है, रोड पर। और ब्रेकर का क्या काम है, ब्रेकर का काम क्या है, स्पीड को कम कर देना। तो समझो ब्रेकर कौन है, रेसिस्टेंस, उसका काम क्या है, स्पीड को कम करना, मतलब रेसिस्टिविटी। और वो कहाँ पर है, सड़क पर। तो करंट का क्या, रेसिस्टेंस का क्या काम है, करंट को रोक देना। बट रेसिस्टिविटी का क्या काम है, ये ऑब्जेक्ट है, ये रोकेगा। जब ये कहेगा तो ये रोकेगा। ये क्वालिटी है, ये करता है, ये है, ये करता है। चलो और अच्छे समझेंगे। मान लो जहां जहां रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वहां रेसिस्टिविटी ज्यादा होगी, करंट वहां पर कम होगा। ठीक, समझो जैसे कोई कंडक्टर है, कंडक्टर, तो कंडक्टर में रेजिस्टेंस भी ज्यादा होता है, कम होता है, रेसिस्टिविटी भी कम होती है, लेकिन करंट ज्यादा होता है। मान लो कोई इंसुलेटर है, इंसुलेटर, इसमें क्या होगा, रेसिस्टेंस इसमें बहुत ज्यादा होगा, रेसिस्टिविटी भी इसकी बहुत हाई होगी, तो करंट इसमें क्या होगा, बहुत लो होगा। कितनी बात समझ में आई भाई। जहां रुकावट ज्यादा होगी वहां करंट ज्यादा कैसे फ्लो करेगा, जहां रुकावट कम वहां करंट ज्यादा फ्लो करेगा, जहां रुकावट ज्यादा वहां करंट कम फ्लो करेगा। ठीक, आगे समझो। देखो अब ये भी एक बात आता है, फैक्टर ऑन विच डिपेंड रो। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो रो पर डिपेंड करते हैं, मतलब रो जिन पर डिपेंड करता है। तो पहला टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल, मटेरियल के टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेसिस्टिविटी बढ़ेगी, टेम्परेचर घटेगा तो रेसिस्टिविटी घटेगी। और तीसरा मटेरियल ऑफ कंडक्टर, यहाँ भी कंडक्टर लिखो, सॉरी, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। देखो जब मटेरियल, कंडक्टर का मटेरियल जैसा होगा वैसे रेसिस्टिविटी होगी। ज्यादा अच्छा मटेरियल ज्यादा हाई रेसिस्टिविटी, कम अच्छा मटेरियल नहीं, ज्यादा अच्छा मटेरियल कम रेसिस्टिविटी, कम अच्छा मटेरियल ज्यादा रेसिस्टिविटी। ध्यान देना, गुड मटेरियल बैड कंडक्टिव रेसिस्टिविटी, बैड मटेरियल गुड रेसिस्टिविटी, ऐसे समझो। बैड मटेरियल अगर है तो गुड रेसिस्टिविटी है, और गुड मटेरियल है तो बैड रेसिस्टिविटी। ठीक, अगर देखो बैड मटेरियल होगा तो रेसिस्टिविटी ज्यादा होगी, करंट कम फ्लो करेगा। गुड मटेरियल होगा तो रेसिस्टिविटी कम होगी और मटेरियल करंट क्या होगा, कम फ्लो करेगा। अच्छा चलो ठीक है, अब आगे समझो। इसके बाद
इसकी यूनिट पूछते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई? यहाँ तक कोई दिक्कत? आई डिफाइन कैसे कर लेते हैं इसको, रफ करें इसको, रेसिस्टिविटी डिफाइन करते हैं। देखिए क्या लिखेंगे, R इज इक्वल टू रो इंटू एल अपान ए। अगर हम L को मान लें 1 मीटर और एरिया को मान लें 1 मीटर स्क्वायर, तो R बराबर क्या बनेगा, रो। मतलब रोड की लंबाई 1 मीटर है और रोड की चौड़ाई भी 1 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से रेसिस्टिविटी क्या बोलेंगे, हम लिखेंगे द रेसिस्टिविटी is equal to which resistance, which have applied in unit cubic conductor ऐसे लिख सकते हैं। समझो कैसे, रेसिस्टिविटी उस रेजिस्टेंस के बराबर होती है जो ऐसे कंडक्टर में अप्लाई हो जिसका वैल्यूम 1 मीटर क्यूब या जिसकी लेंथ 1 मीटर हो और एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो। तो 1 मीटर वाले को हम क्या बोलते हैं, यूनिट वर्ड बोलते हैं। यूनिट का मतलब वर्ड। दोबारा, रेसिस्टिविटी उस रेजिस्टेंस के इक्वल टू होती है जिसका जो 1 मीटर लेंथ और 1 मीटर एरिया वाले मटेरियल के बीच में अप्लाई होता है। इसको डिनोट किससे करते हैं, रो से। इसकी यूनिट क्या होती है, ओम मीटर। क्या होती है, ओम मीटर। इतनी बात समझ में आ गई? ये देखो R इज इक्वल टू रो इंटू एल अपान ए फार्मूला बन गया। ये नोट कर लें जल्दी से। यहाँ तक की बात क्लियर है? देखो अब आगे समझते हैं क्या क्या पढ़ा आपने, जल्दी से देखिए। इसे आप लर्न कर डालेंगे, आपको अगला वीडियो इसके वर्कर पे मिल जाएगा। नहीं वीडियो बड़ा हो जाता तो फिर आप लोग बोर होकर देखते रहिए। देखो कहानी क्या है बेटा, हम लोगों ने सबसे पहले क्या पढ़ा, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है, अगर किसी कंडक्टर की फिजिकल क्वांटिटी इक्वल रखी जाए, मतलब कांस्टेंट रखी जाए, सॉरी इक्वल नहीं, पीवीटी प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, तो उस कंडक्टर को दिया गया वोल्टेज उस कंडक्टर के करंट में इक्वल हो जाएगा। जितना वोल्टेज देंगे, जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे करंट अपने आप बढ़ जाएगा, वोल्टेज घटाएंगे करंट अपने आप बढ़ जाएगा। लेकिन वोल्टेज डायरेक्ट करंट में जब कन्वर्ट होता है, वोल्टेज तो करंट में डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन करंट किसी और फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाता। और फॉर्म का मतलब, जैसे तुम मान लो कि बल्ब को करंट दे रहे हो, तो बल्ब क्या करता है, करंट क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो बल्ब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। आपको क्या मिलता है, लाइट एनर्जी। जैसे आपने किसी ग्राइंडर को करंट दिया, मसाला पीसने वाली मिक्सी वगैरह को करंट दिया, तो आपने मिक्सी को क्या दिया, इलेक्ट्रिक दी, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी। उसने क्या किया, आपका काम किया। काम को क्या कहेंगे, मैकेनिकल एनर्जी। तो उसने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन समस्या इस बात की आ रही है कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, मैं आपने किसी चीज को करंट दिया, उसको 20 एम्पीयर करंट की जरूरत है, तो 20 एम्पीयर करंट लेने के बाद वो उसको किसी और एनर्जी में कन्वर्ट करने में कुछ टाइम लेगा ना, तो वो टाइम चाहिए उसको ना। जैसे मान लो आपने करंट दे दिया, अब वो कन्वर्ट नहीं कर रहा, तुम खटाखट करंट दिए पड़े हो, खटाखट करंट दिए पड़े हो, तो वो कैसे कन्वर्ट करेगा भाई। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ लिखा आपके लिए, तो आपको लिखने के लिए कुछ टाइम चाहिए ना। मैं लिखूं, रफ करूं, लिखूं, रफ करूं, लिखूं, रफ करूं, लिखूं, रफ करूं, तो क्या आप लिख पाओगे, नहीं लिख पाओगे ना, आपको दिक्कत आएगी, आप ब्लास्ट कर जाओगे। सेम ऐसे जब ऑब्जेक्ट को आप करंट दोगे, तो वो उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए कुछ समय तो लेगा ना। तो अब समय तो हम दे नहीं सकते भाई, यहाँ तुम्हारा बंदे लिख दिया, वहां तो ऐसा करो नहीं, करंट तुमने रोका, फिर स्विच बंद करो, फिर ऑन करो, फिर ऑफ करो, फिर ऑन करो, फिर ऑफ करो। इसीलिए क्या हुआ, बीच में रेजिस्टेंस लगा देते हैं। रेजिस्टेंस ये क्या करता है, ये करंट की स्पीड को कम कर देता है। जब स्पीड कम हो जाएगी, तो भाई उसने एक बार करंट तुमने भेजा, 10 एम्पीयर करंट वहां चला गया, अब अगला 10 एम्पीयर करंट दोबारा वहां पहुंचने में 10 सेकंड लग जाएगा, और उस 10 सेकंड में वो मिले हुए करंट को किसी एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। तो करंट का काम क्या होता है, अपोज करना। अपोज मतलब रेसिस्ट करना, रेसिस्ट मतलब रुकावट डालना करंट के मार्ग में, ये बोलते हैं रेसिस्टेंस। हम लोगों ने 3 फार्मूले पढ़े, V = IR, V ऊपर है, IR मल्टीप्लाई में नीचे। I बराबर निकाला तो V/R लिख दिया, R बराबर निकाला तो V/I लिख दिया, सीधे बन गया। फिर रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी का फार्मूला हुआ R = ρ × L/A। रो को क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ए को इधर भेज दो तो
तो रो बराबर एक फार्मूला और बन जाएगा RA/N। रेसिस्टिविटी क्या होती है, हम बोल सकते हैं ऐसा रेसिस्टेंस जो ऐसे कंडक्टर में अप्लाई होता हो जिसकी लेंथ हो 1 मीटर और एरिया हो 1 मीटर स्क्वायर, या ऐसा रेसिस्टेंस जो ऐसे कंडक्टर में अप्लाई होता है जिसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब हो, मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट सब कुछ 1 मीटर हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी इसकी यूनिट क्या होती है, ओम मीटर। रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ पे डिपेंड करता है, लेंथ पे, एरिया पे, टेम्परेचर पे, मटेरियल पे। लेंथ बढ़ने पर रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया बढ़ने पर रेजिस्टेंस घटेगा, टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस घटेगा, लेकिन नहीं, टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस बढ़ेगा। लेकिन अगर गुड मटेरियल होगा, मतलब कंडक्टर अच्छा है, रेजिस्टेंस कम, कंडक्टर बहुत खराब है, रेजिस्टेंस ज़्यादा। ठीक, सेम रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी लेकिन लेंथ और एरिया पर डिपेंड नहीं करती। अगर लेंथ बढ़ाओगे, एरिया बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ सकता है, रेसिस्टिविटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। रेसिस्टिविटी केवल एक हालत में चेंज होगी, जब आप मटेरियल चेंज कर दोगे। जैसे एक मार्कर है, इसकी रेसिस्टिविटी यही है, तो इसकी रेसिस्टिविटी वही होगी, इसकी भी यही होगी। तीनों मार्कर चाहे जितने लंबे हों, इनकी रेसिस्टिविटी नहीं चेंज होगी। लेकिन मार्कर की जगह आप पेन लेके चले आओ, तुरंत उसकी रेसिस्टिविटी चेंज हो जाएगी। ठीक, केवल आपको इतने टॉपिक रिकैप करना है। अगले वीडियो में मिलते हैं न्यूमेरिकल के साथ। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत सारा दिल से आभार है, आप बहुत सारा सपोर्ट कर रहे हैं। प्लीज़ सपोर्ट को ऐसे बनाए रखिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए कहीं और न जाना पड़े। एक और रिक्वेस्ट है बेटा, आप लाइक शेयर वगैरह करो या ना करो, सब्सक्राइब से कोई इशू नहीं है, बट हम प्लीज़ आप अपनी प्रॉब्लम जरूर बताते रहो हमको। सर ये टॉपिक समझ में नहीं आया, सर ये यहाँ पर दिक्कत आई, आप बताओगे तो मुझे दोबारा अच्छे से और प्रमोट करके डालेंगे। थैंक यू।